गर्मी की छुट्टियां और अपनी अचानक शादीशुदा पत्नी के साथ 2 महीने की आराम भरी जिंदगी बिताई। पर मैंने अपनी फिजिक्स का होमवर्क एक भी बार छुआ तक नहीं। ठीक उसी वक्त जब मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के साथ थे, मुझे एक बड़ी खबर सुनने को मिली। मेरा फिजिक्स टीचर अचानक इस्तीफा दे दिया। अब मेरा होमवर्क पूरा करने की जरूरत नहीं रही और मैं खुशी से उड़ने लगा। लेकिन मेरी अचानक शादीशुदा पत्नी पीछे से हंस रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें फिजिक्स टीचर से इतना नफरत है? उसने कहा, गर्मी टीचर तो ठीक थे, पर मैं तो फिजिक्स कभी समझ ही नहीं पाई। वैसे तुम्हें पता है गर्मी टीचर ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? फुआ वान वान बिल्कुल भी जिज्ञासु नहीं दिख रही थी। पता चला कि गर्मी टीचर ने आज क्लास में बताया कि उसकी बेटी रंगरसिया में फंसी हुई है। कामकाज से ध्यान हट गया है और कोई कंपनी संभाल नहीं रहा, इसलिए उसे खुद जाकर काम संभालना पड़ रहा है। फुआ वानवान ने सुना कि उसके कड़क पापा बाहर लोगों को ऐसे ही बताते रहते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि क्या हुआ कि उसने आगे कहा, ऐसे में तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वो बेटी ऐसी हालत में है जिससे मैं जल्दी अपनी मुश्किल जिंदगी से बाहर निकल पा रहा हूं। फुआ वानवान ने मुझे याद दिलाया कि गर्मी टीचर बस तुम्हारी क्लास नहीं ले रहे, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट ही नहीं होगा। मैंने सोचा, इतना बदकिस्मत हूं कि मुझे इतना सख्त टीचर मिला। अब देखो कहीं कोई खूबसूरत टीचर तो नहीं आएगी। फुआ वान वान को ये खूबसूरत शब्द सुनते ही बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे चेतावनी दे दी, तुम फिर क्या करने वाले हो? याद रखो तुम्हारी शादीशुदा होने की पहचान। मैं जल्दी से मान गया। मैं तो अपनी पत्नी की गोद से दूर नहीं हो सकता। आखिरकार रात को उसकी नाजुक कमर को छूना भी तो है। अगले दिन जब मैं उठा तो घर में सिर्फ मैं ही था। प्लेट पर फू वान वान का लिखा हुआ नोट था, मैं काम पर चली गई हूं, प्लीज अच्छे से नाश्ता खा लेना। चौथे साल की पहली सुबह 8 बजे की क्लास फिजिक्स की थी। क्लास शुरू होने की घंटी बजी। पहले 3 सेकंड तक क्लास में सन्नाटा छा गया, फिर अचानक पूरा माहौल गर्म हो गया। जल्दी से मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। मैं अनजाने में अपनी नजर उस महिला की ओर उठाई जो पंडाल पर खड़ी थी। मेरे दिल में एक जोरदार हलचल हुई। फू वान वान। फिर मैं अचानक चिल्लाया, वाइफ। अगली ही सेकंड में पूरी क्लास की निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, जल्दी से खड़ा होकर माफी मांगी। सॉरी सर, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। खूबसूरत औरत देख के खुद ब खुद वाइफ बोल गया। फू वान वान थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, लड़कों को थोड़ा काबू रखना चाहिए। मैं फू वान वान हूं। शिया टीचर काम की वजह से अस्थायी तौर पर नांदाई छोड़ रही हैं। अब चौथे साल की फिजिक्स क्लास मेरी पढ़ाएंगी। क्लास और असेसमेंट के तरीके शिया टीचर से क्लियर कर लिए हैं। उनके नियमों के हिसाब से फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग ऐसा हुआ जैसे किसी ने जोर से मुक्का मार दिया हो। मेरी पत्नी मेरी टीचर बन गई है। वो तो जिंगदाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, अचानक नांदाई में कैसे आ गई? आखिरी साल में ये टीचर स्टूडेंट रोमांस सच में बहुत अजीब हो गया। शिया टीचर का होमवर्क मुझे ईमेल में मिल गया है। स्टडी रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी देर में होमवर्क मेरे ऑफिस में अट्टो 3 नंबर पर जमा कराना। जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं लाए हैं वो सबसे आखिरी कल सुबह तक मेरे ऑफिस में दे सकते हैं। मैं 3 दिन भी दे सकता हूं। चलो हम सब लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं। होमवर्क सबके लिए बराबर जरूरी है, कोई छूट नहीं। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने सिया टीचर के जाने की खबर सुनकर सोच रखा है कि होमवर्क नहीं करने पर कुछ नहीं होगा, तो आपकी क्लास में मिलने वाले मार्क्स का 5% काट लिया जाएगा। ये सिया टीचर ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही बता दिया था। सच में अब मैं ऊपर जाकर जाकर उससे सख्ती से सवाल करना चाहता हूं। सभी छात्र, क्या आप लोग मेरी ही बात कर रहे हो? कल तो मुझे देखकर खुश हो रहे थे, तभी एक लड़का बेसब्री से सोशल मोड ऑन कर चुका था। फुल ऑसर, क्या मैं आपका व्हाट्सएप जोड़ सकता हूं? व्हाट्सएप छोड़ो, मेरा ईमेल वर्किंग आवर में हमेशा ऑन रहता है। आज मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूं। कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। फुल और सिंगल हैं? फू वान वान की नजरें मुझ पर कुछ हल्की हल्की पड़ी। सिंगल नहीं हूं, मैं शादीशुदा हूं। कुछ दिन पहले ही शादी की कागजी कार्रवाई पूरी की है। ग्रेजुएशन के टाइम सबको मिठाई खिलाऊंगा। इस साल हमारी अच्छी टीम वर्क हो, ये उम्मीद है। ये सुनते ही पूरा क्लास फिर से गूंज उठा। मैं बाहर से तो बहुत कुल दिख रहा था, लेकिन अंदर दिल तूफान सा मचा हुआ था। हाथ में पेन दबा दबा के तोड़ डालने वाला था। फिर मैंने क्लास ग्रुप खोला। ग्रुप का नाम बदल चुका था। फू वान वान से शादी करना चाहता हूं। सख्त जरूर है, लेकिन चेहरा बहुत अच्छा है। इतनी क्वालिटी वाली पत्नी क्यों मेरी किस्मत में नहीं है। घर जाकर तुझे जमकर सबक सिखाऊंगा, फू वान वान। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो नीचे मेरी कोई झलक नहीं मिली। सीढ़ियां चढ़ा तो देखा मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। साइड बेड पर एक छोटी चादर और एक तकिया रखा था। लगता है कि मुझे मास्टर बेडरूम से बाहर कर दिया गया है। अर ने दरवाजा खोला। मैं मान लिया कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। अर सच में बाहर नहीं आ रही। ऑफिस से लौटते वक्त एक नई बारबेक्यू वाली जगह खुली है। मैंने कुछ खरीदा है, तुम चखना चाहोगी? अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं दरवाजे की तरफ चिल्लाया, तुमने क्या लिया? मैं देखना चाहता हूं। वहां मटन के कबाब, तला हुआ पैच कट हुआ सुअर का मांस, अच्छे खासे पकवान थे जो मुझे बहुत पसंद है।
दरवाजा खोलते ही मैंने उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा। सच में मन किया जोर से चूम लूं। मैंने फू वानवान के हाथ से बारबेक्यू ले लिया। हबी, तुम अभी भी नाराज हो? नाराज मत हो यार। फू वानवान, मुझे पति मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम जानते हो कि मैंने कल होमवर्क नहीं किया, फिर भी तुम मुझे देखकर हंस रही हो। क्या ये जानबूझकर कर रही हो? सुनो, तुम्हें पहले ही कहा था कि उम्मीद मत रखना, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फू वानवान मेरी नाराजगी देखकर अपने होठों को गोल किया। अर्न बेबी, याद रखना, कल समय पर होमवर्क जमा करना। उसकी शरारती मुस्कान मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। लेकिन अब से होमवर्क शुरू करोगे तो भी पूरा नहीं कर पाओगे। मेहनत करो। मैं स्टडी रूम में मीटिंग कर रहा हूं, कोई काम हो तो वहीं आना। हमारी अर्न बेबी खुद अपना होमवर्क पूरा कर लेगी। मैं अपने गम को भूख में बदलकर खाना बनाता रहा। खाना खाने के बाद फिर से अपने होमवर्क को लेकर परेशान हो गया। सच में भूखे इंसान को सिर्फ खाना चिंता में रहता है। खाना खा के सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। होमवर्क खोलते ही मैं हैरान रह गया। इतना काम, और सबसे बड़ी बात, कोई एक सवाल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता है कि फू वानवान बहुत सख्त है। अगर मैं कल होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो 10 नंबर कटेंगे। खैर, मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं, खासकर अपनी पत्नी से। मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर चला गया। मेरी बीवी, मेरी मदद करो ना। फू वानवान मीटिंग में थी। कंप्यूटर के सामने सब हल्ला कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। घबराकर स्टडी रूम से निकल पड़ा। 1 मिनट बाद फू वानवान ने देखा कि मैं चादर सिर छुपाए बैठा हूं। उसने पूछा, क्या बात है? जल्दी बाहर आओ। उन्होंने औरत को नहीं देखा तो शर्माने की जरूरत नहीं, वे तो मेरी आवाज सुन गए होंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुन ही लिया। मैं तो तुम्हारा पति हूं, मुझे बीवी बुलाने में क्या दिक्कत? मैं फिर बाहर आया और दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। बीवी, हमारे शादीशुदा होने के नाते मेरा होमवर्क थोड़ा टाल दो। फू वानवान ने स्वीकार किया कि ये 2 शब्द सुनकर उसे अच्छा लगा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम अब मेरे पति नहीं रहोगे। मैंने कहा, रहूंगा, लेकिन आज क्लास में कहा गया था कि होमवर्क जरूरी है। अगर तुमने एक लाइन भी नहीं लिखी तो असपैते मार्क्स कटेंगे। फू वानवान बोली, तुम तो ज्यादा ही कर रहे हो। 5 पैसे कटाना भी बहुत है। मैं अब 3 क्रेडिट्स पूरा नहीं कर पाई हूं। अगर अंशसहते कटे तो मैं ग्रेजुएट ही नहीं हो पाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स तो कट ही जाएंगे। अब इन्हें वापस पाने के लिए हमें हमारे दोस्त आचिन पर निर्भर होना पड़ेगा। मैंने उसकी होठों पर धीरे से एक किस किया। आचिन, तुम्हारा सेड्यूस करना यहां काम नहीं करेगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम जो भी खूबसूरत लड़की देखते हो सबको बीवी बुलाते हो। मेरे लिए तो ये बात है कि जो भी खूबसूरत लड़की देखता है उसे अपनी वाइफ बुलाने वाला वो फूल से हो। वैसे तुम्हें अगर पॉइंट कट करने हैं तो कर लो, बड़ा क्या होगा। मैं ग्रेजुएशन से पहले एक बार फिर शादी कर लूंगा। वैसे भी 5 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हम सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में रहेंगे, इसलिए दूरी बनाकर रखना ही ठीक है। चाहे स्कूल हो या घर, फूल औसर के टेन्योर के दौरान भी जिम्मेदारी से काम लेना और अच्छे से रहना। ठीक है, अगर अचंग बेबी को वाइफ चाहिए तो सीधे मुझसे मांग लेना। मैं इतनी बेसब्र तो नहीं हूं। और हाँ, आगे से क्लास में वो फटी हुई ब्लैक स्टॉकिंग्स मत पहनना। अचंग, ये तो जलन हो रही है क्या? पति की बात मानता हूं, अब घर पर ही पहनूंगा, सिर्फ पति के लिए। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सोने चला गया। फिजिक्स का बड़ा क्लास हफ्ते में 3 बार होता है, और वो भी पहले 3 दिन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना चाहता। मैं मंच पर खड़ी उस कुतिया को देख रहा था। आज उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनी थी। क्लास शुरू होने से पहले मैं गर्मियों की छुट्टियों के होमवर्क के बारे में बता दूं। 5 स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं दिया, उनकी पॉइंट से 15 पैसे ही कटौती होगी। सुचेन ने तो एक भी शब्द नहीं लिखा, उसकी पॉइंट से औसा पैसे ही कटौती होगी। उम्मीद है कि सब इससे सबक लेंगे और आगे समय पर होमवर्क पूरा करेंगे। औसा पैसे पॉइंट्स कटने के बाद भी अगर फाइनल एग्जाम में पूरा नंबर भी आ जाए तो भी फेल हो जाएगा। क्या सुचेन से तुम्हारा कोई झगड़ा है जिनकी पॉइंट्स कट गई हैं? वे क्लास में सक्रिय रहकर और आगे के होमवर्क समय पर पूरा करके कुछ पॉइंट्स वापस पास आ सकते हैं। फू वानवान को 506 के मेरे भाइयों को इतनी टेंशन देते देखकर दिल में मैंने उसके लिए एक चाय की तारीफ कर दी। क्लास के दौरान भले ही मुझे सुनना पसंद ना हो, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर सुन लिया, क्योंकि मैं 10 नंबर कटवाने से डर रहा था। दोपहर में जब सब लोग डॉर्म में आराम कर रहे थे तो सब मेरी क्रेडिट्स को लेकर चिंतित थे। मैंने सुना कि अगले शनिवार को स्वागत समारोह है और जो भी इसमें हिस्सा लेगा उसे 2 सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। स्कूल खत्म होते मैंने मम्मी को फोन किया और कहा कि वो मेरी गिटार भेज दे। घर आकर मैंने मम्मी का भेजा हुआ पैकेज खोला तो देखा कि गिटार टूट चुका था। फू वानवान वापस आई तो मैं गिटार ठीक कर रहा था। क्या हुआ? मैं अगले हफ्ते स्वागत समारोह में हिस्सा लेने वाला हूं, गिटार पर परफॉर्म करना है। मम्मी ने आज भेजा था लेकिन किसी वजह से टूट गया। फू वानवान ने गिटार को देखा और कहा, शायद जल्दी ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कल इसे मरम्मत के लिए ले जाऊंगा, लेकिन शायद कुछ दिन लगेंगे। जरूरत नहीं, मैं क्लब से गिटार ले लूंगी, वही चलेगा। फू वानवान कुछ नहीं बोली।
टूटी हुई गिटार को फिर से पैक करके दरवाजे के बाहर रख दिया। अरे, ये स्वागत समारोह में हिस्सा लेने का आइडिया कैसे आया? मैंने मुंह बनाकर कहा। वो फू टीचर ने मेरी अस्त्र से नियमित अंक काट दिए थे, इसलिए मुझे यही मौका है क्रेडिट्स पूरा करने का। इतना कहकर मैं दूसरी मंजिल पर गया, नहाकर आराम से सोने की तैयारी करने लगा। तभी वान वान दरवाजा खोलकर आई, तकिया लेकर खड़ी हो गई। कौन कहा है कि तुम आओगी? मैंने कहा था ना, चाहे स्कूल हो या घर, हमारे बीच सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता है। तुम जाओ, मैं सोती हूं। सुचन, तुम समझदार बनो, कभी भी उस धोखेबाज लड़की के लिए दिल नरम मत करना। हनी, क्या सच में तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते? सोचो, मुलायम और आरामदायक है गले लगाना, और भी कई जगह सही है। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फू वान वान जानती थी कि मैं मुंह पर तो कड़ा बोल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बाहों में घुस गई। 3 दिन हुए, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं उस चालाक लड़की के मुंह में पूरी तरह डूबा हुआ था। आचे बॉबे, तुम तो कितनी अच्छी हो। अगले दिन स्कूल से वापस आया तो घर पर एक नई गिटार रखी हुई देखी और फू वान वान रसोई में खाना बना रही थी। तुमने इतनी महंगी गिटार क्यों खरीदी? मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ स्वागत समारोह में एक बार इस्तेमाल करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मौका मिला है परफॉर्म करने का, अब घर पर भी बजा सकते हो। इन 2 दिनों में अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। स्वागत समारोह वाले दिन मैं तुम्हें देखने आऊंगी। मैं सोच रहा था कि फू वानवान की नांडा यूनिवर्सिटी में जो लोकप्रियता है, अगर वह स्वागत समारोह में गई तो फिर से सबका ध्यान खींचेगी। फू टीचर अभी भी ऑफिस में क्लास की तैयारी कर रही है। बेहतर होगा कि मैं स्वागत समारोह में न जाऊं। क्यों? पति जी, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? जब से फू वानवान नांडा यूनिवर्सिटी आई है, स्कूल के फोरम पर कुछ निंदक टिप्पणियां होते रहती हैं। अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग फू वानवान को घर पर रखकर उसकी सारी देखभाल करने को भी तैयार हैं, जैसे कोई पालतू हो। क्या तुम्हारे कितने प्रशंसक हैं? बस फूल तोड़ना और लड़कियों के पीछे भागना तुम्हारा काम है। फू वानवान को पता था कि उसका पति जल रहा है। तो बताओ, मैंने कैसे फूल तोड़े? तुम इतनी खूबसूरत कपड़े क्यों पहनती हो? हर रोज खुद को इतना सजाती हो। ये फूल तोड़ना नहीं तो और क्या है? फू वानवान ने मन ही मन कहा। पता चला पति की तारीफ पाना ऐसा होता है। अब से पति की बात मानूंगी, इतनी खूबसूरत नहीं सजूंगी। अगर आचे सच में डरता है कि कोई मुझे छीन ले जाएगा, तो मुझे एक अंगूठी खरीद कर दे, ताकि मैं हमेशा साथ रख सकूं और सबको पता चले कि मैं शादीशुदा हूं। मुझे अभी याद आया कि मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए और मैंने अभी तक फू वानवान को कोई गिफ्ट नहीं दिया। चलो छोड़ो, स्वागत समारोह की तैयारी खत्म होते ही मैं उसके लिए कोई बढ़िया गिफ्ट चुन लूंगा। आखिरकार मेरी ग्रेजुएशन का फैसला भी उस लड़की के हाथ में है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद और बेसिक स्किल्स थोड़ी कमजोर होने के बावजूद मैंने इन 2 दिनों में गिटार की अच्छी प्रैक्टिस की। परफॉर्मेंस वाली रात मैं इतना नर्वस था कि बार बार म्यूजिक नोट्स देख रहा था, डर रहा था कहीं गलती ना हो जाए। फू वानवान घर बहुत देर से लौटी। फू वानवान, तुम अभी क्यों वापस आई? चलो, हमारे आचंग बेबी के लिए गिफ्ट लेने गए थे ना? मैंने पूछा। गिफ्ट सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। क्या गिफ्ट? मैंने उत्सुक होकर पूछा। वो अपने पीछे से एक खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा निकाली। मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ये तो बड़े ब्रांड के फैशन डिजाइनर जियांग सर की खुद की डिजाइन है, जो आमतौर पर बिकती नहीं है। इतनी खूबसूरती मैंने सिर्फ दूर से ही देखी है। मैं इसे पहनने की हिम्मत नहीं करूंगा, कहीं गंदा ना हो जाए। फू वानवान ने मेरा चेहरा छूते हुए कहा, पागल, ये तुम्हारे लिए है, वापस नहीं करनी। अब ये तुम्हारी है। हस्बैंड, ट्राई करोगे? 2 मिनट बाद मैं कपड़ों के कमरे से बाहर आया और फू वानवान की आंखें चमक रही थी। क्यों, अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत और काफी हैंडसम। धन्यवाद मेरी पत्नी फू वानवान। जब उसने देखा कि मेरे कान लाल हो रहे हैं तो वो पंजों के बल खड़ी होकर पहले मुझे चूम गई। रात की स्वागत पार्टी में मेरी बुनियाद पहले से ही अच्छी थी और कुछ दिनों की मेहनत की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपनी प्रस्तुति पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से दी। लेकिन सभी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी मैंने फू वानवान को कहीं नहीं देखा। ये कैसी लड़की है? मैंने कहा था कि मत आना, लेकिन वह सच में नहीं आई। मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी। मैं स्कूल के पीछे के दरवाजे तक पहुंचा, कार का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा था। पति, तुम्हारी मेहनत के लिए मुबारकबाद, तुम्हारा शो शानदार रहा। ये मेरी हाई स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद पहली बार मुझे फूल मिले थे। लेकिन फिर भी थोड़ा अफसोस था, क्योंकि फू वानवान ने मेरी परफॉर्मेंस अपनी आंखों से नहीं देखी। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी सोशल मीडिया की छोटी छोटी नोटिफिकेशन देखी। क्या तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने गई थी? फू वानवान की सोशल मीडिया पर मेरी परफॉर्मेंस की एक तस्वीर थी जिसमें लिखा था, पूरा चांद तारों के बीच जमा है। यह फोटो मैनेजमेंट टेबल के सबसे पीछे से ली गई थी। क्या तुमने स्कूल के किसी टीचर को ब्लॉक कर रखा है? मैंने पूछा। यह व्हाट्सएप मैं सिर्फ परिवार से बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूं, काम के लिए नहीं, उसने जवाब दिया। वाह, ये तो बड़ा सावधान इंसान निकली। अब किसी भी तरह का अफसोस नहीं रहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अपनी ही गलती करता है। शायद थोड़ा ज्यादा उत्साहित था। नहाने के बाद मैं फू वानवान की पीठ के पीछे बैठ गया। फू वानवान, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है।
देखो ये कलर एडिटिंग कैसी है। मैं तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उससे पूछ रहा था कि ये सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। फू वान वान अभी कुछ कहने वाली थी कि उसने मेरा फोन देखा जिसमें मैंने उसका नाम बेजो लिखा था। फू वान वान कुछ नहीं बोली, सीधे मेरी गोद में बैठ गई और मुझे चूमने लगी। क्या कर रही हो? फू वान वान चुपचाप बस मुझे चूमती रही। आशम बेबी, तुमने क्या किया? खुद नहीं पता क्या किया? सच मानो, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? फू वान वान ने मेरे शर्ट के बटन खोल दिए। उसकी मादक आवाज में बोली, आशम बेबी, मैंने तुम्हारे लिए जो नोट लिखा था याद है ना? मैं 2 सेकंड के लिए ठिठका, फिर जल्दी से खुद को संभाला नहीं। ये मैं था उस वक्त। वो औरत कभी भी मेरी बात सुनती नहीं थी। कौन सोच सकता था कि फू वान वान पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं जानता था कि आज रात तो बचना मुश्किल है। शनिवार था। मैं दोपहर 12 बजे उठा तो आसपास कोई नहीं था। मैं आराम से स्ट्रेच करते हुए नीचे गया। खाने की मेज पर पहले ही कुछ डिशें रखी थीं। मैंने जानबूझकर कुर्सी को जोर से खींचा ताकि आवाज हो। फू वान वान आखिरी डिश लेकर किचन से निकली और मेरे पास बैठ गई। क्या हुआ बेबी? मैं चुप था। मेरा दिमाग पूरी तरह से कल रात की यादों में खोया हुआ था। हनी, मेरी गलती थी। कल रात मेरी तरफ से गलत था। थोड़ी देर में तुम्हें गर्म पानी के स्नान पर ले चलती हूं। ठीक है। मुझे थोड़ा शक हुआ। दक्षिण शहर में गर्म पानी का स्नान है क्या? अच्छे से खाना खाओ, फिर ले चलती हूं। मैंने उस औरत को एक बार देखा, फिर चुप हो गया। जब मैं बाहर जाने लगा तो मुझे लगा फू वान वान का रंग थोड़ा खराब लग रहा है। फू वान वान, तुम्हें कहां तकलीफ है? तुम्हें बुखार तो नहीं है? ठंड लग गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। नहीं, बुखार बड़ी बात है। अगर दिमाग खराब हो गया तो? चलो दक्षिण शहर के पीपुल्स अस्पताल चलते हैं। मैं आमतौर पर ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, अस्पताल भी कम आता हूं। आउटडोर वार्ड के सामने खड़ा था, पता नहीं किस विभाग में दाखिला कराऊं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम सीधे 8वें फ्लोर जाएंगे। मेरा एक दोस्त वहां है। तो मैं मजबूरन फू वानवान को लेकर 8वें फ्लोर के क्लिनिक में चला गया। है वामा दीदी, तुम हमारे अस्पताल कैसे आ गई? फू वामा मुझे रोकते हुए बोली, तुमसे मिलवाती हूं। ये जंग है मेरा कॉलेज का दोस्त, और ये मेरा पति सुचेन। दीदी, ये क्या अजीब सा संबोधन है? तुम इसे अच्छे से देखकर ही समझो। कल तो सब ठीक था, आज अचानक ऐसा। डॉक्टर्स के कमरे में सिर्फ मरीज ही आ सकते हैं। दीदी, आप बाहर थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। मैं हूं तो वामा दीदी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम बहुत दिनों से खुद को रोक रही हो। बातें मत बनाओ। सू चेन के साथ बेहूदगी मत करो, समझी? फू वामा ने जंजंग को इशारा करते हुए कहा। दीदी की बुखार की वजह यही है। फू वामा जल्दी से जंजंग को रोकती है। क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपा रही हो? बस दीदी ने बहुत दिनों से खुद को रोका हुआ है, कुछ खास नहीं। वापस जाते हुए मैं शर्मिंदगी से खिड़की की तरफ देखने लगा। ये क्या मतलब कि खुद को रोकना? कल रात तो हम दोनों साथ थे। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था, जिंदगी पर सोच रहा था। मैंने महिलाओं में लंबे समय तक खुद को रोकने के नुकसान के बारे में पढ़ा। अरे, महिलाओं के लिए खुद को रोकना इतना खतरनाक भी होता है। लेकिन सच कहूं तो हम दोनों शादीशुदा हैं। शर्माने की क्या बात, कभी कभी तो उसे बुखार भी आ जाता है। यह सोचकर मैं स्टडी रूम के दरवाजे पर गया। देखा कि फू आमा मीटिंग में नहीं है तो अंदर चला गया। धीरे धीरे मैं फू आमा के पास गया। उसे कुर्सी से उठाकर टेबल पर बैठा दिया। मैंने अपनी बाहें धीरे धीरे उसकी नाजुक कमर के चारों ओर लपेट लीं। क्या कल रात मैंने तुम्हें थका दिया क्या? फू वान वान की स्कर्ट तो पहले से ही छोटी थी, पर अब और भी कुछ सेंटीमीटर छोटी हो गई। मेरी बीवी, हम दोनों शादीशुदा हैं। अब ये झिझक झिझक छोड़ो। वैसे भी पहले भी ऐसा कम नहीं हुआ, तो मुझसे ऐसा मत खेलो। मेरी आवाज तो गहरी थी, लेकिन कानों के पास अजीब सी लाली छा गई। पहली बार उस रात तुम तो बिल्कुल बेवकूफ थे। सच कहूं तो उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ था। मैं हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं गुस्से में था। औरत ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। मेरी मां उठकर चली गई और मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुतिया, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूंगा। जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने सोचा, धोखा दिया मुझे और दिल का भी। फू वान वान, अब से मास्टर बेडरूम में तुम्हारा कोई प्रवेश नहीं। यहां लड़कों का ग्रुप चैट धमाल मचा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे पास अब जेफू भाई जी है। कौन सा भाई जी? वान वान की बहन का बॉयफ्रेंड हो गया है। अपना दिमाग तो खोलो यार, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो पति है। क्या वान वान की बहन शादी कर ली? चलिए अंदाजा लगाओ, भाई जी कौन है? हम सब जानते हैं। क्या वो लंबा हैंडसम छोटा जूनियर नहीं होगा क्या? नाम है सुचेन। वान वान की बहन कमाल की है, सच में किसी को घर ले आई। इसलिए तो बाद में वो हमसे मिलने नहीं आई, बस अपने पति को गले लगाकर प्यार करती रही। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आज वान वान की बहन हमारे अस्पताल भी आई थी। दोनों का कुछ पता नहीं। वान वान की बहन ने खुद को इतना दबा लिया कि बुखार हो गया। इस बात पर हम उसे कम से कम 3 साल तक ताना मार सकते हैं। फू वान वान बार बार मैसेज देख रही थी, उसका मूड खराब लग रहा था। बोली, अब कोई बात मत करो, मन खराब है। क्या तुमने जीजा के साथ टाइम नहीं बिताया? मुझे तो उसने बेडरूम से बाहर कर दिया था, पता नहीं क्यों, पर मुझे हंसी आ रही थी। और हाँ, वान वान दीदी के लिए कोई लड़का मुश्किल नहीं होता। जीजा तो बड़े जबरदस्त हैं।
अगले दिन क्लास में मैं वान वान को ऐसे देख रहा था कि वो घबराने लगी। किसी ने पूछा, अच्छा तुम फू टीचर को ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? मैंने कहा, पसंद नहीं है, वैसे भी औरतों में कोई अच्छी नहीं होती। फिर किसी ने पूछा, तुम और फू टीचर के बीच कुछ निजी बात होती है क्या? मैंने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे निजी झगड़े बहुत गहरे हैं। अगर वो तुम्हारा अत्स पर से नंबर काट दे तो भी तुम उससे पर्सनल झगड़ा करोगे। मैं सोच रहा था कि वान वान का क्या करना चाहिए, तभी पीछे से लड़कों की हंसी सुनाई दी। तुम बताओ, फू टीचर का शरीर तो कमाल का है। मैं सच में गुस्से में आके चिल्लाना चाहता हूं, ये सेक्स का झमेला कोई बड़ी बात है क्या? मैं तो अपनी चाहते रोक ही नहीं पाता। मैं बड़ी शान से उस महिला को देख रहा था जो पेडेस्टल पर खड़ी थी। आज तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि जबरदस्ती रोक पाना कितना मुश्किल होता है। कुतिया, देखता हूं आज मेरी बस एक क्लास है। क्लास खत्म होते ही मैं सीधे घर गया और मोबाइल से तुरंत वो सब सामान मंगवा लिया जो आज चाहिए था। मैं अपने हाथ में रखे उस सामान को देखते हुए बोला, फू वान वान, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब वो घर पहुंची तो नीचे वाला लाइट तक जलाया नहीं था। अचेन, ये क्या खुद से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई? पति बोला, मैं आ गया हूं। कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर के मास्टर बेडरूम के दरवाजे के बीच से थोड़ी रोशनी झांक रही थी। अच्छा हुआ कि अचेन घर पर है। फू वान वान ने पजामा पहन लिया और धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में घुसी। जैसे ही लाइट जलाने लगी, फू वान वान ने रोका, लाइट मत जलाना, मुझे कुछ शक हो रहा था। अच्छा सुनो पति जी, मैंने थोड़ा सोचकर कहा, तुम्हारी वो सुबह वाली बात की मैं मनमानी सजा दूंगी, वो अभी भी मान्य है क्या? फू वान वान एक कदम आगे बढ़ी और बोली, पति जी, जो सजा देना चाहो पहले ये तय कर लो कि चाहे मैं तुम्हें कैसे भी सजा दूं, तुम विरोध नहीं करोगे। अगर तुमने विरोध किया तो मैं फिर कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, आज रात तो पति की मर्जी चलेगी। अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है। फू वान वान, अच्छे से अपनी आंखें बंद करो। बहुत देर बाद फू वान वान ने महसूस किया कि आचेन अपनी पीठ के पीछे खड़ा है और किसी चीज से उसकी आंखें ढक रहा है। फू वान वान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किस चीज का सामना करने वाली है। आचेन, आज तुम इतने जुदों क्यों हो? तो फिर मिस फू, इस निश्चिंत समय का पूरा आनंद लो, लेट जाओ। सुचेन, तुम जल्दी से नीचे आओ। मैं तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। नीचे उतरने की बजाय धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारने लगा। फू वान वान सच में पागल होने वाली थी। मिस वू, बस थोड़ा सहलो, थोड़ा और सहलो। काफी वक्त बीत गया, आखिरकार मैं थक गया। आचेन बेबी, अब मुझे छोड़ दोगे? तेरे इतना अच्छा होने की वजह से छोड़ देता हूं। फू वान वान शर्माते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। जब फू वान वान वापस आई तो मैं पहले से ही सामान्य सोने के कपड़े पहन चुका था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले तो लगता था कि हम दोनों इतने लंबे समय से पति पत्नी हैं, इसलिए शर्म की कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चला कि हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो दिल में कुछ अजीब सा हुआ। फू वान वान जाहिर तौर पर मेरी नर्वसनेस देख सकती थी। वो मेरे पास आई और मेरी बाहों में घुस गई। हस्बैंड, ज्यादा मत सोचो, जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो हम ये सब नहीं करेंगे। मैंने सिर घुमा लिया और कहा, अब और कुछ नहीं, सिर्फ किसिंग और गले लगाने तक ही सीमित रहेंगे। फू वान वान हंसते हुए बोली, ठीक है, पति की बात मानती हूं। अगले दिन जब मैं उठा तो फू वान वान कपड़े बदल रही थी। मैंने साफ देखा कि उसके कलाई पर 2 आंसू के निशान थे। मैं थोड़ा असहज होकर बोला, अरे आज क्लास में कोशिश करना कि लंबे बाजू वाले कपड़े पहन लेना, नहीं तो सच में मुझे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। शायद कल रात ज्यादा थक गया था, क्लास में सिर उठाने की ताकत भी नहीं थी। गुयान ने मेरी कंधे पर थपथपाया और कहा, आचेन अब जाग जा, अगली क्लास फू टीचर की है, तुम अपने टीचर से पूछो क्या लड़की बना ली है। फू यान ने एक किस किया और मेरी नींद गायब हो गई। नहीं यार, बस कल रात बहुत देर तक जागा था। तेरा ये थोड़ा खुद ब खुद सच बोलने जैसा हो गया है। हमने तो अभी तक पूछा भी नहीं कि तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। अब बुरा लग रहा है। लगता है मैं सच में बहुत ही बेवकूफ हूं। अब तुझे छोड़ता हूं। दोपहर को जब वापस हॉस्टल पहुंचा तो तुझे बेहतर होगा कि जल्दी सच बता दे। फू अनवा क्लास में थी। तब कुछ चतुर साथी ने उसके कलाई पर बने निशान देख लिए। क्लास ग्रुप फिर से हिल गया। क्या तेरा ध्यान है फू टीचर के कलाई के निशान पे? उसका पति कोई भयंकर जानवर तो नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना घर खाली कर दिया गया हो। दोपहर को हॉस्टल लौटते ही गू यांझो ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया। ये नजारा देख मैं हताश हो गया। सच कहूं तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कोई पसंद जरूर है। मैं बिस्तर से उठा तो सुनने लगा, यो यो यो, हमारे आचेन ने आखिरकार समझदारी दिखाई। कौन है ये? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? ठीक है, तुम सब मत पूछो। जब सही समय आएगा तब तुम्हें मिलवाऊंगा। भागना मत भाइयों, नेशनल डे पर मैं सच में नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग मस्ती करो। नेशनल डे पर मैंने फू आनवा के साथ बाहर जाने का फैसला किया। युन्नान डाली की खूबसूरती मुझे बहुत पहले से देखने की इच्छा थी। ज्यादा दिन खेलने के लिए मैंने खासतौर पर फू आनवा से जल्दी फ्लाइट बुक करवाई। बहुत थका हुआ था तो सीधे फ्लाइट में ही थोड़ा आराम कर लिया। आचेन, हम पहुंच रहे हैं। मैं सामने वाले 5 सितारा होटल की ओर इशारा करता हूं। मैंने तो कहा था कि हम होमस्टे में रहेंगे। बोलता वही है, होमस्टे में आवाजें बाहर तक जाती हैं। मैं समझता हूं फू आनवा क्या कहना चाहती है।
मैंने सोचा आज पूरे दिन आराम करूंगा, कल समुद्र देखने जाऊंगा। रात को बिस्तर पर लेटा था, वीडियो देख रहा था कि फू वानवा फिर से छेड़ने लगी। अगले ही पल कमरे में सिर्फ कमजोर रोशनी और मध्यम संगीत बजने लगा। तब मुझे लगा कि मामला वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। फू वानवा, तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। शायद आज का माहौल थोड़ा अजीब था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा हूं। अगर तुम्हें कोई मांग हो तो बेझिझक कहो, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई मेरी बात नहीं माननी? फिर पत्नी पास आई और देखा कि अचन बेबी झूठ तो नहीं बोल रहा। अगली सुबह जब मैं उठा तो पाया कि फुआनवान अभी भी मेरी बाहों में गहरी नींद में था। मैं कल रात की बात सोचने लगा, ये कुतिया कैसे हो सकती है। मैं पलटकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि मैं दूर जाना चाहता हूं, लेकिन वह और करीब आ गई। यहां थोड़ा गंदा है, क्या ये बातें कही जा सकती हैं? कल रात मैंने पूछा, फुआनवान, क्या तुम जब आए थे तो सब कुछ पहले से सोच रखा था? बहुत सोचने के बाद भी तेरी ही वजह से है। फुआनवान, आज मैं दरअसल समंदर देखने जाना चाहता था, लेकिन अब इतनी देर हो गई है। खिड़की खोलते ही सूरज की रोशनी में समंदर न सिर्फ चमक रहा था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फुआनवान ने एक टुकड़ा फल मेरे मुंह में डाल दिया और कहा, तुम्हें कल रात की अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्टि है? मैंने कहा, तुम्हारे हिम्मत वाला चेहरा क्यों है? उसने कहा, तो क्या हुआ, हम शादीशुदा हैं इतने साल, अब भी शर्म आती है? फुआनवान ने अपना मुंह बंद कर लिया और कहा, वरना सच में बात करना बंद कर दूंगी। इनाम के तौर पर फुआनवान ने खास तौर पर यूनान से एक अंगूठी भी खरीदी और मुझे दी। उसने कहा कि अब उसे अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करना होगा। अगले कुछ दिनों तक फुआनवान रोज मुझे लेकर बाहर खाने पीने और मस्ती करने गई। सच कहूं, वो बहुत ख्याल रखने वाली हैं। बाहर जाने पर मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि यूनान आने वाली पहली रात के बाद से करीब करीब कोई और कदम नहीं बढ़ा। हाँ, किंग किंग बेबी के अलावा। शायद वह नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता था। हमारी योजना थी कि छुट्टियों के आखिरी दिन मैं वापस नानचंग लौट जाऊंगा, लेकिन योजना के आगे तो कभी कुछ नहीं टिकता। आखिरी दिन बहुत जोर की बारिश हुई, फ्लाइट कैंसिल हो गई। फुआनवान ने अपनी फ्लाइट बदली और एक दिन पहले ही घर लौट आई। मैं घर आकर सीधे सोफे पर लेट गया। फुआनवान जानती थी कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने पिछले कुछ दिनों में जो भी खाना खाने का मन था सब घर पर बना दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बनाए खाने को बहुत मिस कर रहा था। सोचा भी नहीं था कि बाहर कुछ दिनों में आचेन भी शरारती हो जाएगा। रात को फुआनवान मेरी गोद में थी, मेरा हाथ उसके पीठ पर फिरा रहा था और मेरा मूड थोड़ा उदास था। जल्दी सो जाओ। सुनो, मैंने सीधे फुआनवान को धकेला और वो अकेले बिस्तर के किनारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद फुआनवान को कुछ अजीब लगा। वो जल्दी से उठी और छोटी रात की लाइट जलाई। फुआनवान ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा और मुझसे पूछा, क्या हुआ बेबी? फुआनवान बोली, जिंदगी ठीक से चल नहीं रही क्या? मैंने कहा, जिंदगी ठीक से चल ही नहीं रही। फुआनवान ने कहा, बताओ ना, क्या हुआ? अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे समझूं? उनकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। पहले तो फुआनवान रोज मेरे साथ मस्ती करती थी और दिल को हल्का कर देती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से वो जैसे सूदी हुई घरवाली बन गई हो। मैंने कहा, नहीं, उस रात के बाद मुझे लगा था कि तुम थकी हुई हो और खुश नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी फुआनवान की बातों पर विश्वास नहीं करता। फुआनवान ने मेरी हाथ कसकर पकड़ा और कहा, क्या महसूस कर रहे हो? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। चूंकि आचेंग बेबी इतना जुदों आगे बढ़कर था, आज रात फिर मना नहीं कर सकता। एक पूरी रात नींद नहीं आई। जब से फुआनवान के साथ मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, वो मुझ पर और भी ज्यादा निर्भर हो गई है। मैं कहता हूं, शादी के बाद औरतें सच में बहुत खतरनाक हो जाती हैं। आज दोपहर फुआनवान को ऑफिस में ओवर टाइम करना था। मैंने खाना खाकर उसका खाना पैक करके ऑफिस पहुंचा। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, फुआनवान ने मुझे दीवार से लगाकर रोक लिया। नहीं, गर्दन पर मत चूमो। मुझे अचानक स्कूल के फोरम पर इतने सारे लोग मेरी बीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं, ये सोचकर बहुत गुस्सा आ गया। सबकी आंखें कितनी अंधी हैं। उसने तो अंगूठी पहन रखी है, फिर भी सब बेइज्जती से उसके पास आते हैं। सोचते ही गुस्सा आता है। अगले ही पल मैंने दोनों हाथों से फुआनवान की पतली कमर को पकड़ लिया और उसकी लंबी गर्दन को नीचे झुकाकर सीधे चूमा। थोड़ी देर में उसके गर्दन पर 3 साफ सा स्ट्रॉबेरी के निशान पड़ गए। फुआनवान, तुम्हारा पति है, खुद का ख्याल रखना। आजकल बाहर बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है? पति की बात मानो। अगले दिन भौतिकी की क्लास में मैं अभी भी नींद में था और हफ्ते में 3 भौतिकी की क्लासें हैं, जिनमें से 2 सुबह 8 बजे शुरू होती हैं। घंटी बजते ही मैं अभी सिर उठाने वाला था कि क्लास में हल्ला मच गया। जब मैंने देखा तो सच में मन हुआ कि इस दुनिया से भाग जाऊं। वो कुतिया सफेद ड्रेस में आई थी। उसके गर्दन पर जो 3 स्ट्रॉबेरी के निशान थे वो और भी साफ दिख रहे थे। फिर भी कुछ लड़कों में हिम्मत है। कृपया सब लोग चुप रहो। कल पति को गुस्सा दिला दिया मैंने। ये सुनकर मेरा चेहरा काला हो गया। कौन आगे आकर यह सवाल का जवाब देना चाहता है? टीचर। मैं शूतियानले अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे पोडियम की तरफ बढ़ा।
मैंने ऊपर देखा तो शू तियानले वही सफेद शर्ट पहने था। सबकी आंखें तो बेवकूफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके गले पर पड़े हिकी और वो सफेद शर्ट जरूर देख ली थी। मैं तो पहले ही काफी हैरान था। हमारे पापा तो अमर हैं, और ये तियानले और फुआनवान यहाँ कपल आउटफिट्स में और हिकी के साथ घूम रहे थे। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप रहा। क्या यह साफ नहीं था? क्या वो और फुआनवान कल रात साथ थे? फुआनवान एंडू में इतनी फेमस है कि दोपहर तक जब मैं कैंटीन गया तो ये कैंपस की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी थी। मैंने खाना लिया, लेकिन बहुत भूख नहीं लगी। तभी मैंने देखा शू तियानले कैंटीन में आ रहा था। उसने जानबूझकर अपनी कॉलर थोड़ा उठाया, शायद ये दिखाने के लिए कि सबको उसके गले का निशान दिख जाए। स्कूल के बाद जब मैं घर पहुंचा तो फुआनवान मेरे लिए ब्रेड श्रिम्प बना रही थी। मैंने कहा, मुझे इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। उसने कहा, अरे भोले, वो चीज पौष्टिक नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा पेट बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं है। तुम्हें जंक फूड नहीं खाने में था। मैंने पूछा, अब मैं इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खा सकता? फुआनवान पूरा दिन लैब में व्यस्त थी, लेकिन उसने देखा कि मैं परेशान हूं। वो मुड़ी और किचन में जाकर मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। जब मैं नहाकर नीचे आया तो फुआनवान ने पहले से टेबल पर नूडल्स रखे हुए थे। वाह, डीलक्स इंस्टेंट नूडल्स। उसने इतने सारे टॉपिंग्स डाल दिए थे। धीरे धीरे खाना, जल जाना मत, उसने कहा। खाना पीना करके जब पेट भर गया तो मैं बहुत बेहतर महसूस करने लगा। एक बार अपना मन तो निकालूं, आज क्या हुआ है? मैंने अपना फोन फुआनवान के सामने रखा। उसका चेहरा धीरे धीरे और ज्यादा परेशान होता गया। फिर अचानक मुझे लग गया कि शायद मैं ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहा था। वो तो साफ दिख रहा था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत मेहनत कर रही है, और आज रात मेरे लिए खाना भी बनाया, और मैं यहां पहले ऐसा बर्ताव कर रहा था। मैं मानता हूं जो उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी दिल को थोड़ा ठेस पहुंची। फुआनवान ने मेरा सिर सहलाया। कोई बात नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो। उस रात मैंने खुद ही फुआनवान को गले लगा लिया। जानू, कभी लगता है कि मैं बहुत बच्चा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों लगता है? बस अब से उस शू तियानले वाले से दूर ही रहना। फुआनवान ने हमें सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। दूसरे दिन रविवार का मौसम बड़ा अच्छा था, जिससे मेरा मूड भी बढ़िया हो गया। मैं पहली मंजिल पर धूप वाली जगह पे बैठ गया और पूरा दिन स्केच बनाने में लगा रहा। जब मैं स्टडी रूम के पास से गुजरा तो फुआनवान अभी अभी अपनी कॉल खत्म कर रही थी। सब हो गया, चलो घूमने चले। उसने मेरा गाल चुटकी से पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। मैं सोचा अभी तो कॉल खत्म की है, क्या मैं तुम्हारा काम बीच में टोक दिया? नहीं, वो झुकी हुई बोली। वो मेरे पापा थे, पूछ रहे थे कि हम दोनों कैसे हैं। शादी के बाद पहली बार मैंने उसे पापा कहते सुना। मुझे अचानक याद आया कि हमारी शादी को 3 महीने हो गए, पर मैं अभी तक बुफुयू से नहीं मिला था। कभी तुम्हारे घर चलेंगे, वरना मुझे लगता है ये थोड़ा गलत होगा। ठीक है, तो अगले वीकेंड चलते हैं। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगी। ये तो बस आम सी बात थी, पर मुझे पहली बार असली शादीशुदा जिंदगी की जानकारी होने लगी। अचानक फुआनवान को कुछ याद आया। क्लास शुरू हो रही है, शू तियानले वाला मामला सुलझ गया है, तो चिंता मत करो। दरअसल मैंने दोपहरी में स्कूल के फोरम पर उसे माफी मांगते देखा था, और उसने खास तौर पर फुआनवान के साथ अपनी रिलेशनशिप का जिक्र भी किया था। हॉस्टल के ग्रुप चैट में तो जैसे तहलका मच गया था। मैं सोच रहा था, फू टीचर ऐसे किसी शख्स में कैसे फंस सकती हैं? वह लड़का तो बिल्कुल बेइज्जती करता है, जैसे दूसरी औरत बनने जैसा है। देखो ना, मेरी लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। वो वाले लोग भी बकबक कर रहे थे। अचिन, तुम इतने चुप क्यों हो? बाहर कोई कुत्ता है क्या? क्या मैं तुम्हारा कुत्ता हूं क्या? फुआनवान की आवाज पीछे से धीरे धीरे आई। मैं घुमा और फोन तकिए के नीचे छिपा लिया। तुम मेरी लड़कों के साथ की चैट कैसे चुपके से देखते हो? और क्या क्या देखा? तुम्हारे ग्रुप चैट का नाम है बुजुर्गों का घर खूबसूरत लड़कियों के लिए, या कौन सा हैंडसम लड़का आ रहा है। वो नाम मेरा नहीं था। बस हाथ अपने आप फुआनवान की कमर पर चल गया। फिर वो सीधे आकर मुझे चूमा। मैं तो सोचने लगा, अरे नहीं। अचानक कमरा इतना फ्लर्टी माहौल से भर गया। पूरी रात मेरी एक भी नींद नहीं आई। जब सुबह उठा तो मेरे दाहिने पलक लगातार टिका रही। लगा कुछ होने वाला है। आज सुबह तो सो भी नहीं पाया, बस खुद ब खुद उठ गया। दोपहर में सिर्फ एक इंग्लिश और एक फिजिक्स की क्लास थी। आज गु यून झोउ का बर्थडे है, तो आखिरी एटिकेट क्लास के बाद हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। शायद आज रात वापस न लौटूं। ठीक है, मैं अभी रात को बाहर नहीं जाने वाला था, लेकिन फिर सोचा, शादी के बाद से तो हम दोनों बाहर ठीक से कभी गए ही नहीं। तुम अगर आज रात जा रहे हो तो ध्यान रखना, ठीक है? सच में? ठीक है बेबी, प्यार करता हूं। ओ हाँ, वैसे आज दोपहर मुझे फिजिक्स क्लास की जगह फोरम जाना पड़ सकता है। दूसरा टीचर मेरी क्लास संभाल लेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करना। जैसे ही स्कूल पहुंचा, सहरा नहीं रह गया। यारो, आज दोपहर टीचर फू को फोरम जाना है, तो कोई दूसरा टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा। ठीक है, वैसे भी फू को पढ़ाना खास पसंद नहीं। जो सब्स्टिट्यूट आएगा उसका कोई नाम पता नहीं, शायद हाजिरी भी न लिए। पक्का चल जाएगा क्या? तुम दोनों तो बड़ी हिम्मत वाले हो। अचेन, तुम्हें कैसे पता चला कि टीचर फू आज फोरम जा रहे हैं? अभी ब्लैक से लौटते वक्त फू को दूसरे टीचर से बात करते सुना। मुझे कैसे पता चला, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंफॉर्मेशन सही है। लेकिन चेन मेंग का आईडी कार्ड अभी मेरे पास ही है।
हमने तय किया था कि स्कूल के बाद वो आकर ले जाएगी। क्यों नहीं, तुम लोग पहले से रेस्टोरेंट और केक बुक कर लो, मैं क्लास के बाद मिल जाता हूँ, कैसा रहेगा? अब तो सच में अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों से ऊपर रख रहे हो, हाँ? अब बंद करो। अगर मैं हाजिरी नहीं लगाऊंगा तो तुम्हारी और कैसे मदद कर पाऊंगा? ठीक है, फिर इस क्लास के बाद निकलते हैं। जियांग लिंगताओ, स्कूल छोड़ते वक्त पीछे से देख लेना। वेनगुयान झोउ अभी भी थोड़ी टेंशन में है। तुम्हें लगता है यह सही फैसला है? बड़े भाई, आज तुम्हारा जन्मदिन है, सरप्राइज स्टार तो तुम हो। अब सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारा जन्मदिन बढ़िया गुजरे। ये बोलकर हम केक की दुकान वाली क्लास में चले गए। जियांग निंगटाओ अभी भी चेन मेंग को मैसेज कर रहा था, कह रहा था ठीक है, स्कूल के बाद सीधे गेट पर आकर प्रूफ ले लूंगा। मुझे तो बाद में दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करना है। क्लास शुरू हुई, सब चुपचाप हो गए। तभी एक जाना पहचाना आवाज आई, अरे यार, तुमने नहीं कहा था कि टीचर फू आज किसी फोरम में जाएंगे? टीचर फू क्लास नहीं छोड़ते ना, उनके रहते कोई हटके छोड़ देगा। खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत दिख रहा हो। वहीं केक की दुकान में कुछ लड़के उत्साहित होकर स्टाफ को ताजा बने केक निकालते हुए देख रहे थे। हैं, क्या हमारी क्लास का कोई लड़का अभी भी बाथरूम में है और वापस नहीं आया? फू वान वान ने तुरंत देखा कि उसका पति और उसके कुछ खास दोस्त वहां नहीं थे। उसे भी फोरम जाना था, लेकिन सोचा कि शाम भर मुझे नहीं देख पाएगी तो क्लास में आना सही है। मेरे लिए तो भाग्य की बात थी। मिला मौका, पति से मिलकर मेकअप क्लास की बात कर लूं। बहुत इंतजार हो गया, चलो क्लास शुरू करते हैं। जो 3 छात्र नहीं आए हैं उन्हें बिना वजह गैरहाजिरी माना जाएगा। उन्हें सजा मिलेगी या नहीं, ये बाद में उनके बर्ताव पर निर्भर करेगा। केक की दुकान में वापस। आचेन, तुम सच में डिजाइन में मास्टर हो भाई। तुम्हारे कमेंट्स सुन सुन के तो मैं घबराने लगा। नहीं, जल्दी से जियांग निंगटाओ को मैसेज करना होगा, रेस्टोरेंट का पता भेजना है। मैंने फोन निकाला मैसेज करने के लिए, लेकिन ग्रुप चैट में नोट से मैसेज दिखे, ओ नहीं, टीचर फू क्लास लौट आए हैं और कह रहे हैं हम तीनों ने क्लास छोड़ी, सजा भी हो सकती है। मैंने अपना फोन खोला और ग्रुप चैट में एक फोटो देखा जिसमें फू वान वान पोडियम पर खड़ी थी, बिल्कुल बेखबर सी लग रही थी। खाने की मेज पर मेरे भाइयों की सारी ध्यान भटक रहा था। मैंने सच में सबके लिए मामला बिगाड़ दिया, माफ करना दोस्तों। झांग पेंग बेकसूर था और कोई भी सच में खाने का मजा नहीं ले रहा था। जो नशा मत करना, घर मत जाना वाला प्लान था, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद लगभग 9 बजे सब चले गए। मैं टैक्सी पकड़कर घर जाने वाला था ताकि फू वान वान को ठीक से सब समझा सकूं। ट्रैफिक लाइट के ठीक बाद मैंने फू वान वान की कार सड़क के किनारे खड़ी देखी। मैं वहां गया और अंदर बैठ गया। उसने मुझे तक भी नहीं देखा। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था और बोला, मैं सब कुछ समझा सकता हूं। मैंने सोचा था कि तुम आज दोपहर को फोरम में गई थी क्योंकि गु यानझोउ का जन्मदिन था ना। फू वान वान ने लाद से अपना चेहरा लाल कर लिया। तुम आज बहुत ठंडी मूड में हो, मैंने उन्हें बाहर निकाला है। तो उन दोनों को मत याद करना, अगर किसी को याद रखना है तो वो मैं हूं। तुम खुद का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाते, फिर भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और दूसरों के लिए बहाने बना रहे हो। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं फू वान वान से चिपक जाऊंगा। बेबी, मैं वादा करता हूं ये पहली और आखिरी बार है, ठीक है? वान वान, बस मेरे लिए ये कर देना, उनके नाम मत याद करना। मैं उसके लिए कुछ अच्छे फलों को लेकर आऊंगा। रास्ता दो, रास्ता दो। कल क्लास है। मैं जानता हूं फू वान वान बड़ा सीधा इंसान है। अगर वो कहती है कि क्लास छोड़ने का नतीजा होगा तो वो इसे निभाएगी, लेकिन दोस्तों के लिए मैं एक बार बलिदान देने को तैयार हूं। ऐसा सोचकर मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मैंने खुद को हिम्मत दी। दोस्त मुझ पर आराम देने के लिए भरोसा करते हैं। सच कहूं तो मैंने बस ढीला सा तौलिया कमर के आसपास लपेटा था। तुम कपड़े नहीं पहने हो। फू वान वान ने मुझ पर नजर डाली और तुरंत शर्माते हुए सिर नीचे कर लिया। मैं जल्दी से पलटा और चादर के नीचे छिप गया। पढ़ना बंद करो, मेरी तरफ देखो। जाओ, पजामा पहन लो और घुमा फिरा बंद करो। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी बीवी यूं ही चक्कर लगा रही है? जब फू वान वान चुप थी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे चूमा। अचन, तुम बस जिद कर रहे हो। मेरी बीवी का मुझसे प्यार भरा रवैया देखकर मुझे हंसी आ गई। आज रात तुम बताओगे, तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकते हो। फू वान वान शर्माते हुए स्पष्ट रूप से घबरा गई और नींद में बोली, कल सुबह ऑफिस में तुम तीनों मेरा इंतजार करना। अगली सुबह हम सब फू वान वान के ऑफिस के बाहर सलीके से खड़े थे। जैसे ही गु यानझोउ आया, उसने 9 डिग्री झुककर गहरी माफी मांगी। टीचर फू, कल के लिए सच में माफी चाहता हूं। कल मेरा बर्थडे था। जन्मदिन मुबारक हो, फू वांग ने कहा, और ये 4 शब्द हम सबका बोल बंद कर गए। चाहे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या कोई भी क्लास हो या किसी भी वजह से क्लास छोड़कर बाहर घूमना बिल्कुल मना है, पर चूंकि तुम सब ठीक कर रहे हो, खासकर सुचेन, इस बार मैं इसे गिना नहीं, लेकिन इसे गैरहाजिरी माना जाएगा और तुम्हारे ग्रेड से 5 नंबर काट लिए जाएंगे। धन्यवाद टीचर फू, आपको लंबी उम्र और सुकून की शुभकामनाएं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मैंने कल रात कितनी मेहनत की थी। क्लास में वापस वे अभी भी कल की ही बात कर रहे थे। मैंने फू वान वान को शांत करने के लिए हर चाल चली। मैंने ठाना कि कुछ दिन अच्छे से आराम करूंगा, फिर खेल में वापसी करूंगा। पर फू वान वान परेशान थी। वो पूरे 1 हफ्ते तक अचन से संपर्क में नहीं थी।
उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ तभी उससे बात करता हूं जब मुझे कुछ चाहिए, और अब जब कुछ नहीं चल रहा है तो वो मुझसे बच रहा है। इसलिए वो हमारे करीबी दोस्तों के ग्रुप चैट में अपना दिल निकाले जा रही है। बाहर पीने गए थे, पर मेरे दो बड़े लोगों को उनके ही रिश्तेदार के पति ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। कल रात उसने मुझसे कहा, तुम हमेशा उस मासूम जवान छात्र को क्यों परेशान करते हो? यारों, कुछ मत कहना, बस तुम्हारी कंपनियां चाहिए। क्या तुम लोग आ सकते हो? आज जब मैं घर पहुंचा तो फू वनवान वहां नहीं थी। सोचा उसे कॉल कर लूं ताकि उसके लिए भी कोई आसान रास्ता निकाल सकूं। अरे भाई, मैं जंग जंग हूं, वन वन ने बहुत ज्यादा पी लिया, इसलिए हम उसे अभी वापस लेकर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। जब मैं नीचे पहुंचा तो जंग जंग की गाड़ी पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। इतना कैसे पी लिया? मैं फू वन वन को संभाल रहा हूं। भाई वन वन, अब तुम्हारे भरोसे हमें निकलना होगा। धन्यवाद, रास्ते में सावधान रहना। मैंने फू वन वन को उठाया और घर की तरफ बढ़ा, उसे सोफे पर देखते हुए। इतनी पी क्यों गई कि वापस रास्ता भी नहीं मिल पा रहा था। ये पहली बार है जब मैंने वान वान को नशे में देखा है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे मजबूती से थाम लिया। अभी भी जानती हो मैं कौन हूं? तुम्हारा प्यार करने वाला पति। वो मुझे गुस्से में हंसने वाला ही बना रही थी। जैसे ही मैं उठने लगा, वावन ने मुझे पीछे खींच लिया। बेबी, गुस्सा मत होना। ठीक है, मैं जानती हूं मैं गलत थी। अब आगे स्कूल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दूंगी, और फिर कभी ऐसे मत पीना। बहुत सारे अजीब लोग हैं बाहर, तुम किसी से भी ऐसे हाथ न मिलाना, समझी? तुम कहते हो मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता आया हूं। मैं ये भूल नहीं सकता। हनी, तुम कितनी भोली हो। हमने अभी तो शादी के सिर्फ 6 महीने ही पूरे किए हैं। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे उठा। जैसे ही नीचे आया, वान वान नई बनी हुई तली हुई अंडा लेकर आई। बेबी, अब गुस्सा नहीं होना। कल रात मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर फिर से मुझे परेशान किया तो मैं उसे कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि सब जान सकें कि प्रोफेसर फू का घर पर असली कूल और खूबसूरत चेहरा कैसा होता है। मैंने खास तुम्हारे लिए दिल के शेप वाला फ्राइड एग बनाया और तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट भी तैयार किया था। शुक्रवार को सिर्फ एक क्लास थी तो मैं मॉल में खूब घूमती रही। ससुराल जाने के लिए कुछ खरीदने की सोच रही थी। मैं थोड़ा नर्वस भी थी। जब मैं तोहफा लेकर घर पहुंची और दरवाजा खोला तो तुम दोनों मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो। क्या इस घर में मेरा कोई मत नहीं चलता? एक तो मेरे 3 साल की फिजिक्स टीचर है और दूसरा मेरा आइडोलर है। उस वक्त फू वनवान और शिया गोहुआ कोना में कांप रहे थे। फू यून ने मुड़कर देखा तो बाहर खड़ा वो युवा लड़का था, जो अब बच्चे की तुलना में और भी हैंडसम लग रहा था। फू यून टॉप लेवल फैशन डिजाइनर हैं और बचपन से ही मेरी आदर्श रही हैं। फू वानवान ने दरवाजे से मुझे अंदर खींच लिया। मम्मी, आपने उसे डरा दिया अचिन। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा, टीचर जिया। मुझे यकीन नहीं होता कि आप फू वानवान के साथ इतने सालों से हैं और आपको पता ही नहीं था कि वो उनके पापा हैं। अंकल जिया, आंटी फू, आपसे मिलकर खुशी हुई। वानवा और मैं कल आपसे मिलने आने वाले हैं। देखो आचिन को, कितना समझदार बच्चा है। आप दोनों मिलाकर 80 साल के तो हो गए। कुछ करने से पहले नतीजे नहीं सोचते। शादी जैसे बड़े मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। अब तो मैं समझ गया। आंटी फू अभी अभी पता चला उन्हें बिना बताए सास बनने की खुशी मिली। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। आंटी, अभी गुस्सा मत हुई है। वानवान को यह सब समझाने में दिक्कत हो रही है। आचिन, तुम अच्छे बच्चे हो। तुम्हें उन दोनों बूढ़ों के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं। यह सब वानवान की गलती है। मम्मी, आप और आचिन थोड़ा आराम कर लीजिए। आपके पापा और मैं खाना बनाते हैं। मेरे दिमाग में आंटी फू हमेशा शालीन और खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज पहली बार उन्हें ऐसे देखा। आंटी फू, मैं सच में डिजाइन से प्यार करता हूं। बचपन से आपको फॉलो करता आ रहा हूं। मैं बात बदलना चाहता था पर उल्टे फंस गया। अचिन, तुम्हारी शादी वानवान ने सोच समझकर नहीं की। आंटी तुम्हारे लिए यह मामला सुलझा देंगी। वे दोनों मुझसे पूरी बात छुपाए हुए थे। तुमने कहा था कि ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। शादी का कागज साइन होने के बाद बताया। वो बूढ़ा आदमी तो मुझसे भी छुपाता रहा। वानवान, कल आचिन को लेकर हमारे घर आना, अच्छा खाना खिलाएंगे। ठीक है, आप दोनों पापा रास्ते में ध्यान रखना। फू वानवान को ऐसा लग रहा था कि मेरी नजरें सीधे उसके दिल पर पड़ रही हैं। घबराते हुए वो अपनी उंगलियों से बाल संवारने लगी। मैंने उसे देखा और पूछा, फू वानवान, तुम्हारे पास मेरे सामने कुछ समझाने को नहीं है क्या? माफ करना जान, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, उसने कहा। मैं कुछ भी बोले बिना मुंह मोड़कर अकेले अपनी स्केच बनाने में लग गया, लेकिन मेरा दिमाग कुछ भी सोचने में नहीं लग रहा था। अचानक मुझे भारी दबाव महसूस हुआ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे ससुराल वाले सामान्य यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही होंगे, पर अब पता चला कि एक वाशिया ग्रुप का बोर्ड मेंबर है और दूसरा दुनिया के टॉप के डिजाइनर। उनका परिवार और प्रभाव मेरी तुलना में कई गुना ऊपर है। अचिन, बाहर आओ, फल खाओ, फू वानवान बोली। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दरवाजा धक्के से खोला और मुझे खाली निगाहों से मेज पर घूरते देखा। फू वानवान, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। जान, मेरा इरादा तुम्हें छुपाने का नहीं था। मुझे अभी समझ आया कि टीचर शिया ने जो कहा था, वो निराश बेटी वाली बात, वो तुम थी। तुम जानबूझकर मुझसे मजाक कर रही थी हैं।
ना। फू वानवान ने जल्दी से फल वाली थाली हटा दी और मेरे बाहों में सिर नुहाकर चिपक गई। तो अब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं है ना? मैंने कब कहा कि मैं साथ नहीं रहना चाहता? लगता है फू वानवान इस रिश्ते में सच में डर महसूस कर रही है। जो लोग फू वानवान से झूठ बोलते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बार तुमने जो बुरा किया है उसके चलते तुम्हें कुछ दिन अकेले सोना पड़ेगा। फू वानवान घबरा गई और अचानक उठ खड़ी हुई। मैंने उसे समझाने का मौका भी नहीं दिया, सीधा बेडरूम गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन फू वानवान और मैं पहले की तरह फू फैमिली के विला गए। मम्मी, पापा, ये आपके लिए एक तोहफा है, मैंने कहा। कल मैं इतनी नर्वस थी कि पता ही नहीं था इसे क्या बुलाऊं, फू वानवान ने कहा, शिया गुआहुआ की मम्मी के सामने। दोनों के चेहरे पर काले घेरे थे। पूछने का सवाल ही नहीं, उनकी बीवियों ने उन्हें बेडरूम से बाहर निकाल दिया था। शायद कमी की नींद मिली थी। आंटी फू मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, चलो, तोहफे की जरूरत नहीं थी, खाना तैयार है, तुम्हें भूख लगी होगी। आज चैन की मम्मी ने बताया था कि वानवान तुमसे बड़ी है, लेकिन कभी कभार वो बच्ची जैसी हो जाती है और मूडी हो जाती है। अगर वो ज्यादा बढ़ गई तो बस मुझे बता देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। अगर वो भी काम नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर लड़का ढूंढ देती हूं। मैंने कमरे के दूसरी तरफ उतरी हुई फू वानवान को देखा। डिनर के बाद आंटी फू मुझे अपने एक खास कमरे में लेकर चली गईं और मैं पूरा दोपहर वहीं रहा। फू वानवान कई बार दरवाजे के पास से छुपकर सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां साउंड प्रूफ था तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम थोड़ा शांति से नहीं बैठ सकती? मैंने उसकी आवाज सुनी। बाद में मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी जगह लेते देखा और सोचा इससे क्या तुम्हें चिंता हुई। शाम 7 बजे हम दोनों आखिरकार कमरे से बाहर आए। मैं हाथ में एक सूटकेस लिए था। फू वानवान करीब आकर देखना चाहती थी कि उसमें क्या है, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। घर तक की सवारी लगभग 1 घंटे की थी। मैं पूरा समय अपने फोन पर देखते हुए मूर्ख की तरह मुस्कुराता रहा। फू वानवान जानना चाहती थी कि मैं क्या देख रहा हूं। अच्छे, मेरी माँ ने तुमसे वाकई क्या कहा था? क्या तुम सच में किसी और बेहतर को ढूंढना चाहते हो? क्या तुम्हें जू युआन पता है? बिल्कुल नहीं। जू युआन आंटी फू की सबसे अच्छी दोस्त की बेटी है। उसकी हाइट 7 मीटर है और वो डांस टीम में है। वो बिल्कुल मेरी टाइप नहीं है। क्यों नहीं? किसने कहा तुम्हें ये? मैं तो अभी बस उसे जान रहा हूं। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। सुचेन, तुम पहले से ही उसके बारे में सोच रहे हो। हमारी शादी अभी 6 महीने ही हुई है। तुम बोर हो गए। आंटी से सुना है कि जू युआन 1.7 मीटर लंबी है और डांसर है, तो उसका बॉडी शेप तो बढ़िया होगा ना सुचेन। तुम्हें उसे जू युआन नहीं कहना चाहिए। मैंने ऊपर चढ़ते हुए मुड़कर कहा, टीचर फू, तुम्हें सच में स्टडी में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अपनी बेडरूम अकेले चाहिए। वो मुझे टीचर फू कहती है, लेकिन किसी और को दीदी बुलाती है। ये मुझे पागल कर देता है। क्लास में फू वानवान की आवाज बहुत धीमी और उदास थी और उसका चेहरा वैसे स्वस्थ चमकदार नहीं लग रहा था। साफ दिख रहा था कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। शायद वो सही से गर्म नहीं रही। फू वानवान पूरा दिन ठीक नहीं थी, बार बार फोन देख रही थी, लेकिन उसके पति की कोई मैसेज नहीं आई। क्या वो सच में मुझसे उब गया है? बिल्कुल नहीं। आज दोपहर घर लौटते हुए मैंने कुछ खांसी की दवा खरीदी, बनाकर दी फू वानवान को। यह दवा ले लो, इसे और खराब मत होने देना। डार्लिंग, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं स्कूल में तुम्हें अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं तुमसे कोई राज छुपाऊंगी भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी दवा ले लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स बनाता हूं, खाओ और आराम करो, तुम्हें जल्दी अच्छा लगेगा। मैं उठ बैठा और एक साधारण कटोरी नूडल्स बना दिया। पूरा घर बढ़िया महक रहा था। फू वानवान उस नूडल्स की कटोरी को देख रही थी जैसे उसकी आंखें नम हो गई हों। डार्लिंग, क्या तुम सच में मुझे माफ कर देते हो, या सिर्फ मुझसे इसलिए तरस रहे हो क्योंकि मैं बीमार हूं? जब मैंने सच में तुम्हें माफ कर दिया तो अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वनवन ने जल्दी से एक कटोरी नूडल्स खा ली और फिर अपने पति के पास जाकर सो गई। वनवन एक छोटी बिल्ली की तरह मेरे पास चिपकी हुई थी। पति जी, मैं इन कुछ दिनों में अकेले अच्छे से नहीं सो पाई। डर लग रहा था कि शायद तुम सच में मुझे अब चाहो ही नहीं। वनवन, तुम इतना शक क्यों करती हो? उस दिन मैं बस फूलों के बाजार में अकेले रहना चाहती थी। चुपचाप तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं ब्रेकअप करना चाहती हूं। क्या हमारा रिश्ता सच में इतना कमजोर है? वनवन, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। कृपया ज्यादा मत सोचना, ठीक है? अगले दिन जब वनवन घर आई तो उसने देखा कि मैंने घर के लिए एक सेफ ले आया हूं। कैसा है ये? मैंने पूछा। मॉम ने मुझे कल दिया था, उसने कहा। मेरे सारे गिफ्ट्स इसी में बंद हैं। मॉम ने कहा, ये जेड का लॉकेट पारिवारिक धरोहर है और ये सारी प्रॉपर्टीज और मॉम का आर्ट स्टूडियो सब मेरे नाम कर दिए गए हैं। पहले तो मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मॉम ने जोर दिया। खैर, फू परिवार की सारी कीमती चीजें तुम्हारे और मॉम के पास हैं। डैड और मेरे पास बस हमारी सैलरी कार्ड्स हैं और कुछ नहीं। उस रात वनवन की गर्लफ्रेंड्स ने बार में मिलने का प्लान बनाया था। वनवन काफी शांत थी। मैं थोड़ी नर्वस थी जाने से पहले। फिक्र मत करो, वो सब बेहद आराम से घुल मिल जाती हैं। जब हम प्राइवेट रूम में पहुंचे तो वहां सिर्फ जियांजिया और नानसिन थी। वह तो ये हैं जेठ, नानसिन ने कहा। मैं नानसिन हूं, जियांजिया।
मुझे याद है, तुमने मुझे पिछली बार देखा था। मैं शायद उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में डॉक्टर जिया की तस्वीर थी, सफेद कोट में, अस्पताल में, बहुत सीरियस। और अब वो मेरे सामने गुलाबी फैन ग्रुप ड्रेस में खड़ा था। मैं अपने जेठ से मिलने आया था, इसलिए देर नहीं होना चाहता था। अरे साले भाई, मैं जियांग जुएरो हूं। मैं भी गूचेंग मिडिल स्कूल से हूं। सामने खड़ी जियांग जुएरो को देखकर अजीब सा लग रहा है। मुझे पता था तुम गूचेंग मिडिल स्कूल से हो, वो ना? जब हाई स्कूल डिवीजन ही था तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तो वही थी, है ना? साले भाई, तुम गलत हो। स्कूल की सबसे खूबसूरत तो हमारी वानवान थी। वानवान को नहीं जानते? वैसे तो वो तब सिर्फ पढ़ाई में अजीब नहीं। सब हंस पड़े ये सुनकर। मैं घबराकर वानवान की तरफ देखा। वानवान भी गूचेंग मिडिल स्कूल से है। और ये फिर से गुस्सा हो रही है। जियांग जुएरो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं वानवान को अच्छी तरह जानती हूं। वो नजर नहीं लगा रही कि तुम उसी स्कूल की किसी को नहीं जानते, बल्कि इस बात से जल रही है कि तुम दूसरों को याद रखते हो, लेकिन उसे नहीं। ये जलन वाली लड़की सच में कुछ कर नहीं सकती। आखिर में वेटर आया किसी का सिग्नेचर कराने। जियांग जुएरो दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने उसकी सिग्नेचर देखी। वाह, कितना बदसूरत है। लोग सच में बदल जाते हैं। उसका लिखावट पहले बहुत अच्छी थी। फू वानवान को बड़ा दिल को ठेस लगी। उसका पति स्कूल की किसी लड़की को याद करता है। कुछ देर बैठने के बाद फू वानवान बहाना बनाकर मेरे साथ घर चली गई। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने तुरंत अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की। सच में नहीं जानती थी कि तुम भी गूचिंग मिडिल स्कूल से हो। हमारी शादी बहुत दिन हो गए और तुमने कभी बताया नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि जियांग जुएरो मुझसे ज्यादा सुंदर है? नहीं यार, वो तो बस एक खिलाड़ी है। मैं कह रही हूं, अगर तुम्हें मुझसे पसंद नहीं तो मेरे साथ मत घूमो। मुझे लोगों को ऐसे बिना वजह जज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो खिलाड़ी है? वो लोगों के दिलों से खिलता है, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। अगर पुरानी चिट्ठी अभी भी उस प्राचीन शहर में नहीं रहती तो मैं सच में सब कुछ जला देती, लेकिन मैं इसे अंदर ही अंदर दबाए नहीं रख सकती। रात को बेड पर करवटें बदलते बदलते सो नहीं पाती। सच कहूं तो अब सच में और नहीं सह सकती। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कृपया गुस्सा मत होना। क्या बात है? तो क्या तुम्हें उसके अंदर के जो शब्द और एहसास हैं वो पसंद हैं, या तुम्हें वो इंसान ही पसंद है? बिल्कुल, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं वानवान। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। वानवान के दिल में अजीब सा गम था। ये कमीना, क्या उसे पता नहीं कि चिट्ठी किसने भेजी है? अचेंग ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। गलती तो उस झंग शुएरो नाम की डिलीवरी लड़की की है। वानवान ने गुस्से में फोन पकड़ लिया। 10 ब्रेव वंस को बीस्टीज ग्रुप चैट से बाहर निकाल दिया और झंग शुएरो को वीचैट से डिलीट भी कर दिया। लाल साइड में चमकता हुआ ठंडा चेतावनी चिन्ह देख झंग शुएरो और भी ज्यादा कतराने लगी, जैसे कोई लड़ाई करने वाली हंस। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि झांग झांग ने खबर भेजी, तुम्हें तुम्हारा बदला मिले। बहन जी कह रही है तुमने किसी लड़के के जज्बातों से खेला है, इसलिए वानवान अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। झंग शुएरो को बड़ा झटका लगा। बदला? मैंने कब किसी के जज्बातों से खेला? मैं सदुइसी की हूं, कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। और जो लड़का मुझे पसंद है वो विदेश में है और मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता। कब मैं कोई बदमाश लड़की बन गई? जब से फू वानवान ने पहली मंजिल का गेस्ट रूम मेरा ठिकाना बना दिया। मैं कम ही उसके स्टडी में जाता हूं। आज फू वानवान को स्कूल में ओवर टाइम करना पड़ा तो मैं पूरा सुबह बोर ही होता रहा। दोपहर के करीब उसने फोन किया और मुझसे कहा कि थोड़ी देर के लिए स्टडी से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दूं। कहीं और जाने को कुछ नहीं था तो वहीं बैठा पढ़ने लगा। जब जाने लगा तो गलती से डेस्क के पास रखे कैबिनेट का दरवाजा ठोकर मार दी और एक पुराना लोहे का बॉक्स गिर पड़ा। मुझे पता था कि स्टडी की चीजें फू वानवान के लिए कितनी कीमती हैं, तो जल्दी से उसे उठाकर वापस रखने लगा। बॉक्स से कुछ चीजें गिर पड़ी, ज्यादातर चिट्ठियां थी। पढ़ने का मन तो हुआ, पर रुका। रात के खाने में फू वानवान से बातें कर रहा था, लेकिन दिमाग वहीं चिट्ठियों में लगा था। तुम ऐसे सामने बैठे हो जैसे कोई सूप की कटोरी, क्या ठीक तो हो आचन? उसने चिंता से पूछा। मैं होश में आया और उसे बताया कि स्टडी में क्या हुआ। उसका चेहरा अचानक बदल गया। वानवान, मैंने चिट्ठियां नहीं पढ़ी, मैंने कहा। उसने धीरे से होंठ दबाए और पूछा, क्या ये सच में तुम्हारे लिए इतने मायने रखती हैं? फू वानवान थोड़ी देर सोच में पड़ गई और बोली, अब तो कोई मतलब नहीं रखती। मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर अब कोई मतलब नहीं तो पहले तो था ही। शायद उसे वो लड़का सच में पसंद था, वरना इतनी परवाह नहीं करती। फू वानवान ने मुझसे देखा और अपनी प्लेट में मछली को छेड़ते हुए हंस दी। हबी, तुम जलते हो, डरते हो कि मुझे कोई और पसंद आ गया। मेरा दिल जलन से फटने लगा, पर मैंने खुद को संभाला। अगर पहले पसंद था भी तो कोई बात नहीं। क्या मैं इतना छोटा दिल वाला हूं? आखिर ये तो बस कुछ चिट्ठियां हैं। और वैसे भी अब तो तुम मेरी पत्नी हो। मुझे फिर से बहुत छोटा सा महसूस हुआ, बस ये सोचकर कि कोई और लड़का फू वानवान को पसंद कर रहा है। मेरे हाथ में रखी सूप भी खट्टी लगने लगी। झुंझलाकर मैंने कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। फू वानवान मेरी हरकत को समझ गई और कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं की, बस धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। हाल ही में फू वानवान ने नोटिस किया कि मैं स्टूडियो में हमेशा खोया रहता हूं और उसके करीब आने का वक्त ही नहीं निकाल पाता। ये ठीक नहीं था। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो मेरे और मेरे प्यारे पति के रिश्ते पर असर पड़ता।
फू वानवान अंगूर लिए स्टूडियो में आई और मेरी बाहों में आराम से सिर टिकाया। अरे बेबी, इतने उदास क्यों हो? अपनी पत्नी से बात करो, उसने प्यारी सी आवाज में कहा। मैं अभी तक कॉन्टेस्ट के लिए पेंटिंग खत्म नहीं कर पाया। मैंने बताया, जानू ड्राफ्ट मम्मी को भेज दे, वो देख लेंगी, उसने सुझाया। अमूमन मैं अपनी सास से प्रोफेशनल सवाल पूछता रहता हूं और पिछले 2 महीनों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चूंकि वो इस कॉन्टेस्ट की जज हैं, इसलिए उनके मदद करने से ये गलत लगेगा। नहीं यार, मम्मी इस कॉन्टेस्ट की जज हैं, अगर उनकी मदद लूंगा तो लोग कहेंगे मैं फेयर नहीं खेल रहा। फू वानवान ने प्यारी सी मुस्कान दी। वाह, मेरे पति कितने ईमानदार हैं। मैं अंदर से परेशान था। मुझे पता था एक स्कूलमेट ने अपनी पेंटिंग पहले ही खत्म कर ली है और मैं अभी तक कलर्स का संतुलन ठीक करने में फंसा हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सबके पीछे रह जाता हूं। फू वानवान ने मुझे सांत्वना दी। जल्दी मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। आर्ट में सीट विकिंग जरूरी होती है। अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है तो चलो टहलने चलते हैं, धीरे धीरे करना भी ठीक है। इस वीकेंड हॉट स्प्रिंग्स चलते हैं। मैं सहमति में सिर हिलाया, खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हुए। फू वानवान ने देखा कि मैं मान गया और खुशी खुशी कई बार मेरे गालों पर किस किया। आराम करने और बाहर जाने के लिए इनाम के तौर पर बताओ क्या खाना चाहोगे, मैं बना दूंगी। फिर बस अपनी सिग्नेचर कोला चिकन विंग्स बना लो। तो आज रात तुम मुझे अच्छा इनाम दो, ठीक है? शुक्रवार है, क्लास के बाद हम सीधे स्कूल से निकले। मैं गुपचुप कार में चढ़ गई, जबकि फू वानवान ने मेरे पति को नाराज नजर से देखा। हम लोग कब सबके सामने आएंगे? उसने पूछा। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब हम सबके सामने आएंगे, मैंने वादा किया। सॉरी पबे, थोड़ा और इंतजार कर। हॉट स्प्रिंग एक फैंसी होटल के अंदर था। जैसे ही हम पहुंचे स्टाफ हमें हमारे रूम तक ले गया। मैं फू वानवान के कान में झुकी और फुसफुसाई, बेबे तुमने सब कुछ कितना बढ़िया प्लान किया है। तुम वाकई बहुत सोच समझकर करती हो। पचला किया टीचर शिया का होटल था। थोड़ा आश्चर्य हुआ पर जल्दी ही मैं मान गई। टीचर शिया का चमो बड़ा होटल होना कोई अजीब बात नहीं। तो इसका मतलब हमें पेमेंट नहीं करनी। अगर तुम आज रात अच्छे से व्यवहार करोगे तो हमेशा के लिए फ्री है, मैंने मजाक में कहा। सच कहूं तो फू वानवान के साथ मैं बस इतना ही बर्दाश्त कर सकती हूं। फू वानवान, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी सामान्य है क्या? मैं सिर्फ तभी ऐसे मस्ती करती हूं जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं। उस रात जब मैं शावर ले रही थी, फू वानवान नीचे जाकर देर से नाश्ता लेने गया। तभी जो तियान लई जो डेट पर आया था ने उसे देख लिया। जो तियान लई अभी भी याद रखता था कि स्कूल फोरम वाला वाकया ने उसे कितना शर्मिंदा किया था। फू वानवान ने मुझे फोरम में पिछली बार बहुत शर्मिंदा किया था। आज मेरी बारी है, मुझे उसे जीतना होगा। फू वानवान ने खाना लिया और सड़क के पार एक केक की दुकान देखी। थोड़ा देर हो गया था इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा। पेमेंट करने के बाद उसका फोन बंद हो गया। कुछ देर बाद फू वानवान केक लेकर जल्दी से होटल वापस आया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला, बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। वह दौड़ देखा, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, बाल भीगे हुए और माथे पर एक बड़ा लाल निशान था। बिना सोचे समझे फू वानवान ने सुरक्षा गार्ड को पीछे छोड़ते हुए केक जमीन पर फेंक दिया। क्या हुआ बेबी? जब वानवान ने फू वानवान को वापस आता देखा तो उसने जल्दी से उसका बांह पकड़ लिया। कहां था? फोन तो बंद क्यों था? फू वानवान ने भौं चढ़ाई। मैं कुछ छोटे केक लेने गया था, फोन बंद हो गया था, माफ करना बेबी। उनके पास खड़ा मैनेजर कांप रहा था। वाइस प्रेसिडेंट, कोई आपकी रूम में आ गया और गलती से दामाद को चोट पहुंचा दी। फू वानवान फिक्रमंद हो गया और मैनेजर से डॉक्टर बुलाने को कहा। अचेन, क्या हुआ अभी? फू वानवान ने हाथ बढ़ाकर मेरा माथे से फैली बाल हटाई। बहुत चिंता दिख रही थी। मैं चुभन महसूस करते हुए बोला। सावर लेकर निकला था तभी दरवाजे पर शोर सुना। लगा तुम आ रहे हो, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब बाहर निकला तो वो कमीना सु तियानले बेड पर नंगा पड़ा था। गुस्सा आया, मारने ही वाला था। फू वानवान का चेहरा पीला पड़ता गया। सर पीट? उसने पूछा। उसने ग्लास कब से मारा? बीवी, मैंने भी हारा नहीं, मैंने उसे भी पीटा। फू वानवान ने मेरे माथे की सूजी हुई जगह को धीरे से छुआ। उसकी आंखें भर आईं, आवाज कांपती हुई बोली, हिम्मत कैसे हुई उसे द्विचालित पाइच? नो, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को नाजुक तरीके से दबाया ताकि उसे सुकून मिल सके। कुछ नहीं है, बस थोड़ी चोट लग गई है। मैंने उसे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने दिया। देखो ना, शायद अभी बैठ भी नहीं सकता होगा। थोड़ा घबराते हुए मैंने कहा, डिप्टी जनरल, हमने पुलिस को बुला लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी देख ली है। झू तियांगलई सफाई वाली के काम करते वक्त चुपके से ऊपर आया, दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गया। हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, होटल आपके सारे इलाज के खर्चे उठाएगा। फू वानवान की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, जो कि उनकी फितरत से बिल्कुल हटकर थी। जिम्मेदारी? क्या तुम वो उठा भी सकते हो? सबसे पहले होटल की सिक्योरिटी की पूरी जांच करो और जो भी लापरवाह कर्मचारी हैं उन्हें तुरंत निकाल दो। दूसरा, फुटेज और सारी सबूत पुलिस के हवाले करो। मैं इस लड़के पर तोड़फोड़ और जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगी, ढंग से जेल में सड़ जाए। तीसरा, उसके नांडा यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के कागजात इकट्ठा करो। मैं खुद प्रिंसिपल के पास जाकर यह सब दूंगी। पुलिस जल्दी आ गई। झू तियांगलई बार बार कहता रहा कि वो फू वानवान को जानता है और बस उससे मिलने आया था।
पर मैंने उसकी बात समझने में गलती कर ली थी। फू वानवान ने फोन की स्क्रीन पर सबूत उसके सामने दिखाए। वो ठिठक गया, फिर पुलिस ने उसे ले गई। डॉक्टर ने मेरी चोटों का इलाज किया। मैं खुद को कोसती रही। अगर मैं केक लेने नीचे नहीं गई होती या अपना फोन बंद कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सारा मूर्खपन उस कमीने के दिमाग की वजह से हुआ। मैंने उसे समझाया, वैसे भी तुम तो बस मेरे लिए थोड़ा सा केक खरीदना चाहते थे, है ना? इससे मैं खुश हो गई। वो मेरी बाहों में सिर दबाए धीरे से बड़बड़ाने लगा। केक फर्श पर गिर गया। फिर भी मैं चाहता था कि तुम उसे ट्राई करो। मैं बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अगली बार हम 10 या 8 खरीदेंगे और तब तक खाएंगे जब तक पेट भर ना जाए। उस रात फू वनवा बार बार मेरा हाथ पकड़े रही और बेचैनी से सो रही थी। हर छोटी सी आवाज पर जाग जाती थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, मैं यहां हूं, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आधी नींद में वो और भी करीब आ गई मेरी बाहों में। अगले सुबह हम नानचेंग वापस लौटे। शू तियनलई का मामला जल्दी से सुलझ गया। गलत तरीके से घुसपैठ और जानबूझकर चोट पहुंचाने का सबूत मजबूत था। नांडा ने आधिकारिक नोटिस जारी कर उसे स्कूल से निकाल दिया। बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उसकी छोटी छोटी चालें उल्टी पड़ गईं। बुरे लोगों के साथ ऐसा मिला। मैं अपने डिजाइन प्रतियोगिता के काम में पूरी तरह लग गया। फू वनवा हर दिन मेरे साथ रहती, मुझे चाय देती, फल काटती। जब मेरा दिमाग घुमाव में होता तो पार्क में सैर के लिए ले जाती। नदी के किनारे तनाव दूर करने चलती और रंगों और कंपोजिशन पर मुझसे बातें करती। उसके साथ होने से मुझे स्थिरता महसूस हुई और मेरे आइडिये और साफ हो गए। मेरी सास को पता चला कि मैं प्रतियोगिता में हूं तो उन्होंने खास तौर पर मुझे फोन किया। वह बोली कि वो मुझे बहू के पति होने की वजह से नजरअंदाज नहीं करेंगी, लेकिन कुछ प्रोफेशनल सलाह जरूर दे सकती हैं। सोच समझकर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मां, मैं ये अपनी मेहनत से ही जीतना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि मैंने कनेक्शन से अंदर घुस गया, इसलिए भले ही जीत ना पाता। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आधे महीने बाद आखिरकार मेरा ड्राइंग बनकर तैयार हो गया। कागज पर देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। वह तस्वीर थी मेरी और फू वनवन की एरहाई झील के किनारे। वो मेरा हाथ पकड़े हुए थी, मुस्कुरा रही थी जैसे कोई पेंटिंग हो। हमारे पीछे झिलमिलाती झील और साफ नीला आसमान था, बिल्कुल सही रंगों के साथ। हर ब्रश स्ट्रोक में मैंने अपना प्यार भरा था उसके लिए। जब फू वनवन ने ड्राइंग देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझे लगाया और चुंबन दिया। कहा, तुमने कितना खूबसूरती से बनाया है, ये जरूर कोई इनाम लेकर आएगा। मैंने उसके गाल पर चुटकी ली और कहा, प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया। सबमिट करने के बाद इंतजार लंबा था। हर दिन मैं कॉन्टेस्ट साइट को बार बार रिफ्रेश करता रहता। उलझन और उत्साह दोनों साथ थे। फू वनवन हमेशा मुस्कुराती और मुझे हिम्मत देती। आखिरकार रिजल्ट आया। मैंने गोल्ड प्राइज जीत लिया। खबर देखकर मैं इतना रोमांचित हो गया कि बोल ही नहीं पाया। मैंने फू वनवन को पकड़ लिया और कई बार घुमाया। वो हंसी और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डालकर बार बार चूमने लगी। मेरे ससुराल वाले तुरंत फोन कराए। हमें पता था तुम कर लोगे बच्चा, वाकई तुम्हारे अंदर टैलेंट है। ऐसा शुद्ध सच्चा ऑफिशियल शादी जिसमें फू वानवान आंसू बहाती हुई वहां खड़ी थी, सिर हिला रही थी और घबराते हुए कह रही थी, मैं मान जाती हूँ सूचेन, मैं मान जाती हूँ। जब मैंने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई तो वो अंगूठी ऐसे लॉक हो गई थी। इस जिंदगी में भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं भी कभी भागने वाला नहीं हूं। आगे के दिनों में हम शादी की तैयारियों में जुट गए। आंटी हमसे ज्यादा भाग दौड़ कर रही थी, बहुत उत्साहित। मेरी सासू मां ने शादी का वेडिंग ड्रेस और सूट खुद डिजाइन किया। शादी का गाउन सफेद था, जिस पर नाजुक मोतियों और लेस की कढ़ाई थी, जिससे फू वानवान परी जैसी लग रही थी। सूट काला था, खास तौर पर मुझ पर फिट किया गया। ससुर ने जगह और मेहमानों की लिस्ट का पूरा ध्यान रखा। सब कुछ बढ़िया तरीके से सेट करवा लिया। मेरे दोस्त भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे थे। गुयांझो बेस्टमैन के कप्तान बन गए। वहीं झांग पेंग और जियांग निंगताओ दुल्हन के कमरे की सजावट और शादी की मिठाइयां खरीदने में लगे हुए थे। शादी ग्रेजुएशन वाले दिन रखी गई थी। साउथ सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस ग्रेजुएशन की खुशी से गूंज रहा था और हमारी शादी भी वहीं हो रही थी, जहां फू वानवान से मेरी मुलाकात हुई थी, जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। शादी के दिन सूरज ठीक ठाक था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। फू वानवान मेरे पास आई, हाथ मेरे ससुर जी के हाथ में था और उसने मेरी सासू मां के डिजाइन किया हुआ वेडिंग गाउन पहना था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई हो और मैं बस उसे ही देख रहा था। मेरे ससुर ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरे कंधे पर थपकी दी और गंभीर सुर में कहा, बधेरे, मैं तुझ पर वानवान की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। अगर तू उसे कभी तकलीफ पहुंचाएगा तो तुझे बख्शूंगा नहीं। गुयांझो, जो बेस्टमैन था, खड़ा हुआ और हमारे बीते पलों की बातें करने लगा। कैसे मैंने क्लास में उसे अपनी पत्नी कहा था तो ताओ के का पकड़ में आना, और फिर पूरा शू तियानलई वाला मामला, जिस पर सब जोर जोर से हंस पड़े। फू वानवान मुझसे सट गई। उसकी आंखों में एक गर्माहट सी मुस्कान थी। जब हमने अंगूठियां बदली तो फू वानवान ने मेरी उंगली में एक मैचिंग अंगूठी पहनाई और नरमी से बोली, सूचेन, जीवन भर का साथ निभाना, मेरी सुनना। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया।
और कहा, फू वान वान, चलो बाकी जिंदगी साथ बिताते हैं। शादी के बाद फू वान वान और मैं नंदा के कैंपस में साथ साथ चले। अभी भी शादी की पोशाक और सूट पहने हुए, सब कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन अब मेरे साथ वाला इंसान वही था जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। कुछ क्लासमेट्स ने हमें देखा और खुशी से चिल्लाए, शादी की बहुत बहुत बधाई। फुआनवन मुस्कुराई और अपना हाथ मेरा हाथ में डालते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। धूप हम पर गर्माहट और खूबसूरती के साथ बरस रही थी। मैं नीचे उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वन वन पता है, जब पहली बार सुना था कि टीचर सिया छोड़ रहे हैं तो मैं सच में खुश था। सोचा था अब वो सारे फिजिक्स के मेकअप असाइनमेंट से छुटकारा मिल जाएगा। पर फिर अचानक मेरी फ्लैश मैरिड वाली बीवी मेरी फिजिक्स टीचर बन गई। उसी वक्त लगा ये दुनिया की सबसे पागल बातें मुझ पर हो रही हों। तो अब तुम्हें क्या लगे पागल है? मैंने उसकी गाल को चुटकी लिया, फिर झुककर उसके होठों को कोमलता से चूमा और गंभीर होकर बोला, बिल्कुल भी पागल नहीं, ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। सारी उलझनों के बाद भी पता चला हमारा नसीब शुरू से ही लिखा हुआ था, हमेशा तुम ही। हमारी अचानक शादी के चौंकाने वाले पल से लेकर बिना बोले हंसी और आंसू तक, और अब गहरी सच्ची मोहब्बत तक। मेरी कहानी फुआनवन के साथ एक दुर्घटना से शुरू हुई और सच्चे प्यार पर खत्म हुई। हमारी पूरी जिंदगी, जैसे जैसे मौसम बदलेंगे और पेड़ सूखेंगे, मैं उसका हाथ पकड़े रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो सारी छोटी छोटी लड़ाइयां और बेवकूफी भरे हंसाने वाले पल हमारे सबसे अनमोल यादें बन जाएंगी, जो दिल के सबसे अंदरूनी कोने में छुपी रहेंगी और हमें हमेशा गर्माहट देंगी।